हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। और जैसा कि हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, हमने चैप्टर 1 क्लास 10th का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो शुरू कर दिया है। पहला लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने क्या पढ़ा था, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था एटम, मॉलिक्यूल और आयन। एटम की डेफिनेशन हमने सिंपल बात कही थी कि भाई जो सबसे छोटे यूनिट है और जिसको फर्दर ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सके वो एटम है ना, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इजीली। दूसरा हमने कहा था मॉलिक्यूल ऐसा सब्सटेंस जो अनचार्ज्ड है, जो सबसे छोटा है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल है, यानी कि अकेला रह सकता है ना, कि अनचार्ज्ड स्मॉलेस्ट अनचार्ज पार्टिकल विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज मॉलिक्यूल। ठीक है। और थर्ड डेफिनेशन हमने देखी थी आयंस की, कि भाई एटम्स के अंदर से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लें या नए इलेक्ट्रॉन डाल दें और उसका कंपोजिशन अगर चेंज कर दें, इलेक्ट्रॉन्स का कंपोजिशन बेसिकली, तो उसको हम कहते हैं आयन। निकाल लिया तो कैटायन बनेगा, डाल दिया तो एनायन बनेगा। और उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर देखा था। उसमें क्या किया था, बेसिकली नाम रखना सीखा था। नाम रखने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या था कि कैटायन और एनायन के नाम और उन पे चार्जेस आपको याद होने चाहिए। अगर चार्जेस याद है तो लिख लो, इसका नंबर इसके चरणों में, इसका नंबर इसके चरणों में, है ना, जो चार्जेस पे नंबर होते हैं वो, और नया फॉर्मूला तैयार। तो ये सब बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज से। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे केमिकल रिएक्शंस पे। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास के दो मुख्य एस्पेक्ट होंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंज और इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए तो शुरू करें, फिजिकल चेंज से शुरू करते हैं। व्हाट इज फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज, देखो हमारी आसपास की दुनिया में आप बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं ना। इंसान तो बदलते ही हैं, खैर वो अलग विषय है, यहाँ हम इंसानों के बदलने की बात नहीं कर रहे, सामानों के बदलने की, मैटर के बदलने की बात कर रहे हैं। ठीक है। मैटर में क्या क्या आता है, सब कुछ जो हम देख रहे हैं, मतलब हमको छोड़ के, ऑल्दो हम भी मैटर ही है, लेकिन जितनी भी जो चीज़ें हैं वो सब मैटर है और सब में कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे टाइप के चेंजेस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एज ए साइंस स्टूडेंट हमारे लिए दो चेंजेस इंपॉर्टेंट है, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है और इनकी डेफिनेशन क्या है, एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, उसका शेप हो सकता है, उसकी साइज हो सकती है, या उसका फिजिकल स्टेट हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, या फिर कुछ और इस तरह का। तो ये जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर ये बदलती है, देखो याद रखो कि फिजिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है या उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहेंगे, ऐसे चेंजेस को हम कहेंगे फिजिकल चेंज। ठीक है। डेफिनेशन लिखो फिजिकल चेंज की, a change in which only physical properties changes and no new substance is formed, and no new substance is formed। कुछ लोग इसको नॉन न्यू सब्सटेंस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है और केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलता। तो बात एक ही है, केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलता या बदलता से ज़्यादा आसान और सस्ता अच्छा लगता है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। तो फिजिकल चेंज में इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है, कौन कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, शेप हो सकता है, साइज हो सकती है ना, डेंसिटी हो सकती है, फिजिकल
स्टेट हो सकती है, तो ये सब जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है या बदलती है। न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहेंगे, ऐसे चेंजेस को हम कहेंगे ये फिजिकल चेंजेस है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है और आप जानते भी हो काफी सारे एग्जाम्पल, तो मेल्टिंग ऑफ आइस, राइट, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास और वुड और एनीथिंग, टीयरिंग ऑफ पेपर, इसके अलावा बॉइलिंग ऑफ वाटर, एनीथिंग, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब बेसिकली फिजिकल चेंजेस है। डेफिनेशन और एग्जांपल दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन कई बार जैसे वो ऑप्शन वाले होते हैं ना, 4 ऑप्शन वाले, मल्टीपल चॉइस करेक्ट, सिंगल चॉइस करेक्ट, तो उसमें वो 4 ऑप्शन में दे देगा कि भाई मतलब आइडेंटिफाई करो कि इनमें कौन केमिकल चेंज है या कौन फिजिकल चेंज है या इसमें कौन फिजिकल चेंज नहीं है, लाइक दैट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। बस इंपॉर्टेंटली क्या ध्यान रखना है कि क्या कोई फिजिकल प्रॉपर्टी बदल रही है, फिजिकल चेंज या चेंज होने के बाद पहले और बाद में क्या उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ है, कोई नया सब्सटेंस बना है, अगर हाँ तो वो केमिकल चेंज है, नहीं तो वो फिजिकल चेंज है। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास में नेक्स्ट केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस की डेफिनेशन लिखते हैं हम, पहले हेडिंग डाल लेते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कोशिश करो डिफाइन करने की। फिजिकल चेंज हम डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। कुछ लोग यहाँ डेफिनेशन में इस तरह से भी बोलते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिलेट करके एक केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस एंड न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। देखो, जरूरी नहीं है कि हमेशा केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, मान लिया कि इन जनरली आप बोल सकते हो कि केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है और नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। लेकिन कई बार कई जगह ऐसा भी होगा कि जिसमें नया सब्सटेंस बन गया और पुराने सब्सटेंस दोनों की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो सकती है, ठीक है। इसलिए हम कोई इस तरह के कॉम्प्लिकेसी में नहीं जाएंगे, हम सिंपल बात करेंगे कि भाई केमिकल चेंज में क्या होगा। केमिकल चेंज में सबसे इंपॉर्टेंटली क्या होगा कि न्यू कंपोजिशन बनेगा या नया सब्सटेंस बनेगा। न्यू सब्सटेंस, केमिकल कंपोजिशन इज चेंज एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट बातें इस डेफिनेशन में हम रखेंगे और उसी से हमारी डेफिनेशन बनाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज मे और मे नॉट बी चेंज, अगेन कि चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसलिए हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज की सिंपल डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि चेंज in which chemical composition of the matter changes and new substance is formed, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा और नया सब्सटेंस बनेगा। एग्जाम्पल देखो इसके, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला रस्टिंग ऑफ आयरन, इसके बाद बेकिंग ऑफ केक, ठीक है। देखा है, कुकिंग फूड, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ एनीथिंग, ये सब क्या है, ये सब
केमिकल चेंजेस हैं। इनमें क्या हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है और नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मे और मे नॉट बी, सिमिलरली केमिकल प्रॉपर्टीज मे और मे नॉट बी चेंज, है ना। हम नहीं जानते इसलिए हमने बात भी नहीं की, मतलब जनरली ऐसा होगा, लेकिन हम क्यों ऐसे पचड़े में पड़े जिसमें कंफ्यूजन हो या बाद में कोई ऐसा एग्जांपल आ जाए। तो सिंपल, केमिकल कंपोजिशन जरूरी से चेंज होगा और नया सब्सटेंस जरूरी से बनेगा, तो ऐसे कोई चेंज है उनको हम कहेंगे केमिकल चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में एक छोटा सा डिफरेंस है। कभी कभी ये डिफरेंस पूछ लेते हैं कि केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल एंड फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल। तो देख लेते हैं, हेडिंग डालो, छोटी सी हेडिंग है, रिवर्सिबल एंड irreversible चेंजेस। ठीक है, तो जनरली मतलब पढ़ाने वाले इस तरह से पढ़ाते हैं कि केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल एंड फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। यानी कि क्या, वो एग्जांपल से बताते हैं कि भाई, मैं इन दोनों का मतलब समझा देता हूं कि देखो, इसका मतलब ये है वाटर और आइस, आइस से पानी, पानी से आइस, ये एक रिवर्सिबल चेंजेस है ना। और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, आप, मैं लिख देता हूं, और इरिवर्सिबल कैसे होते हैं, वुड बर्न किया और कोल बन गया। ठीक है, तो अब कोयले से वापस लकड़ी तो बना नहीं सकते, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है और ये रिवर्सिबल चेंज है। तो लोग कहने में इस तरह से कह देते हैं कि फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, बट ये गलत है, या यूं कहें कि ये अधूरा सच है, ये पूरा सच नहीं है। तो जब भी आप लिखेंगे तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के लिए जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि केमिकल चेंजेस आर जनरली इरिवर्सिबल। जनरली शब्द का बहुत महत्व है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे रिएक्शन भी है, जैसे एक रिएक्शन इसमें देखो, N2 प्लस H2, ये अमोनिया बनाते हैं, और ये अमोनिया है ना, अगर सही प्रेशर टेम्परेचर दे दें हम इसको, तो ये वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या है, ये भी तो रिवर्सिबल है, यानी कि आपने, और ये केमिकल रिएक्शन थी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से आपने अमोनिया बनाई, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो, ये फिजिकल और ये केमिकल। तो इसलिए मैंने कहा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो फिजिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल चेंजेस भी रिवर्सिबल हो सकते हैं और केमिकल चेंजेस भी रिवर्सिबल हो सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम लिखेंगे कि फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल। जनरली रिवर्सिबल हमेशा होंगे, जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर लो और उसको फाड़ो। अब ये था आपका क्या, केमिकल चेंज, और ये है आपका फिजिकल चेंज, राइट। पेपर, उसको फाड़ा, छोटे छोटे पीसेस हो गए, पहले बड़ा साइज था अब छोटा साइज है, साइज में चेंज आया, इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकल चेंज है। क्या इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, हम उस पेपर, जो टुकड़े हैं पेपर के, क्या उनसे वापस वही पेपर फिर से बना सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं बना सकते। ठीक है, तो फिजिकल चेंज जो है इरिवर्सिबल हो गया,
तो हम क्या लिखेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के केस में अगर हमको कोई डिफरेंस लिखने को आता है, बेसिकली 1 या 2 नंबर में कभी कभी आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस लिखवा लेगा, है ना, स्कूल एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, 2 चीजें, एक फिजिकल चेंजेस आर जनरली जनरली रिवर्सिबल एंड केमिकल चेंजेस आर जनरली इरिवर्सिबल। ठीक है, फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, फिजिकल चेंज नो न्यू कंपोजिशन, केमिकल चेंज न्यू कंपोजिशन। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंस आप इसमें लिख सकते हो। अब मैं इनको लिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप याद रख लो। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के एग्जाम्पल सहित मैंने आपको समझाया है कि भाई फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल एंड केमिकल चेंजेस आर जनरली इरिवर्सिबल, बट कुछ कुछ केमिकल चेंजेस भी रिवर्सिबल हो सकते हैं और कुछ कुछ फिजिकल चेंजेस भी इरिवर्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा पहला पार्ट खत्म होता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं केमिकल रिएक्शंस पे। ओके, तो नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, देखो पहले समझ लो केमिकल रिएक्शन होता क्या है। एक रिएक्टेंट लिया, एक दूसरा रिएक्टेंट लिया, इन दोनों को मिलाया। मिलाने से क्या हुआ भाई, पहले एक रिएक्टेंट थे, उसके कुछ एटम थे, उन्होंने अपने बॉन्ड तोड़े। पूरा एक और रिएक्टेंट था, उसने अपने बॉन्ड तोड़े, चारों मिक्स हुए और जो पुराने वाले एटम थे वो दूसरे वाले एटम से जुड़ गए और जो दूसरे वाले एटम थे वो दूसरे वाले एटम से जुड़ गए। समझ में आया, नहीं आया? एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, डेफिनेशन लिखी रहने तो एग्जाम्पल से समझो। इससे समझो, देखो क्या हुआ, एक रिएक्टेंट था, एक दूसरा रिएक्टेंट था, इसका एक एटम, एक एटम, इसका एक एटम, इसका एक एटम। सबसे पहला काम क्या हुआ, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, है ना, पुराने जो बॉन्ड थे वो टूटे, ये इससे जुड़ गया और ये इससे जुड़ गया। भाई ये ए से तो जुड़ा हुआ था, उसको बी से जुड़ना है, तो ये बी से जुड़ गया, ये भी एक दूसरे बी से जुड़ गया और अल्टीमेटली इन्होंने ए बी बना लिया। वही आपकी इस डेफिनेशन का सार है जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अब पढ़ो कि व्हेन वन और मोर एटम, वन और मोर एटम क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे तो एक एक एटम ही है, लेकिन आपको मिलेंगे कैसे, आपको तो H2O CO2 NH3 इस तरह के कंपाउंड भी तो मिलेंगे। तो यहाँ पे एक से ज्यादा तरह के एटम्स भी आपके मॉलिक्यूल में या सब्सटेंस में हो सकते हैं। यहाँ पे ये कौन सा सब्सटेंस है, ये O2 N2 टाइप के हैं, है ना, कि भाई जिसमें OO NN दोनों वो जुड़े हुए हैं। तो व्हेन वन और मोर एटम्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस ब्रेक देयर प्रीवियस बॉन्ड या ओल्ड बॉन्ड्स टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो भाई केमिकल रिएक्शन ऑल्दो ये वही है केमिकल चेंज, लेकिन अब हम इसको और थोड़ा डीप में जाके ये केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं वो हम देख रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं कि ओल्ड, बेसिकली अगर शॉर्ट में कहा जाए तो ओल्ड बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना इज अ केमिकल चेंज। तो कोई अगर कुछ याद नहीं रहे, इतना सब कुछ याद नहीं रहे, तो कम से कम एग्जाम में इतना तो लिख के आओ कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन सब कुछ भूल जाओ तो कम से कम इतना लिख दो, मैं ये बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये है आपकी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। अब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। कैसे करेंगे भाई, जैसे मान लीजिए आपको बोलना है, आपको क्या बोलना है कि भाई साहब मीथेन को ऑक्सीजन की एक्सेस में जलाते हैं तो CO2 और पानी निकलता है। केमिकल रिएक्शन आपने एक्सप्लेन कर दी, लेकिन इसको हमको भाई बार बार इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस तो हम नहीं बोल पाएंगे ना,
तो हमको क्या है, कोई शॉर्ट एंड स्वीट तरीका चाहिए जिससे हम इसको लिखने में आसानी रहे और सामने वाला समझ भी जाए कि अच्छा ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसे, केमिकल इक्वेशन से। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ सिंपल शॉर्ट हैंड representation of a chemical reaction। क्या होती है केमिकल इक्वेशन, सिंपल एंड शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, reactant 1 plus reactant 2 is giving you products। ठीक है, अब देखो जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, substances which are reacting in a chemical reaction। ठीक है, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट क्या होते हैं, सब्सटेंस विच रिएक्टिंग इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि आपकी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं नया सब्सटेंस बनाने के लिए, वो क्या है, वो रिएक्टेंट्स है। तो फिर प्रोडक्ट क्या हुआ, आपको पता है, आप जानते हैं प्रोडक्ट क्या है, द न्यू सब्सटेंस या सब्सटेंसेस formed in a chemical reaction। ठीक है, कि भाई क्या बोले हम, कि जो सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस आपकी केमिकल रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है वो आपका प्रोडक्ट है, और जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट है। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। ठीक है, रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन, रिएक्टेंट की डेफिनेशन, प्रोडक्ट की डेफिनेशन, इजी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम केमिकल इक्वेशन को थोड़ा सा और डीप में जाके स्टडी करेंगे। कितना डीप में जाएंगे, जाएंगे 1 आध फीट, है ना, थोड़ा तो देखते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर, है ना। तो नेक्स्ट हमारी एक छोटी सी हेडिंग है, हाउ कैन वी मेक केमिकल इक्वेशन more informative। ठीक है, देखो आपने अभी केमिकल रिएक्शन देखा, केमिकल रिएक्शन समझा, उसके बाद हमने कहा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एक शॉर्ट हैंड सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। अब केमिकल रिएक्शन को हम कैसे और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो कुछ तरीके हैं उसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के, तो एक एक करके उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला तरीका, राइट फिजिकल स्टेट्स। ठीक है,
जितने भी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं और जो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, उन सबकी फिजिकल स्टेट्स लिखो, ठीक है। दूसरा, रिएक्शन में ये लिखो कि हीट एब्सॉर्ब हुई है, हीट एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड। बताओ आपकी जो रिएक्शन है उसमें कि भाई हीट रिलीज हो रही है या हीट कैसे कैसे करेंगे, ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। और तीसरा, हम क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करके रखेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। और एक तरीका और है जिससे हम हमारी जो केमिकल इक्वेशन है उसको मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, वो है रिएक्शन कंडीशंस। कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन कंडीशंस है, जैसे कि कैटलिस्ट यूज हो रहा है या फिर कैटलिस्ट एक नया शब्द आ गया, तो समझ लो कि कैटलिस्ट बेसिकली वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन अगर वो रिएक्शन में मौजूद हो तो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज कर जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार होता है ना कि दो आदमी हैं, ये इसको गाली दे रहा है, ये इसको चिल्ला रहा है, ये इसको चिल्ला रहा है, दोनों तेज तेज आवाज में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन लड़ नहीं रहे। एक तीसरा आदमी आया और उसने कुछ ऐसा बोला कि दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। तो जो नया आदमी आया ना, बेसिकली वो कैटलिस्ट है, कि उसने खुद ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उसने क्या की, रिएक्शन शुरू करवा दी और जल्दी खत्म करवा दी। नहीं तो वो और पता नहीं कितनी देर तक ऐसे ही करते रहते, ठीक है। तो इसका मतलब कैटलिस्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है, वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करें, लेकिन उनकी मौजूदगी में रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज कर जाती है और जल्दी से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह का कुछ टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन अगर उस रिएक्शन के साथ एसोसिएटेड है तो वो सब कंडीशन हम साथ में लिख दें। तो अगर किसी इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है तो ये चार काम हमको करने होंगे, जिससे रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो ज़्यादा इज्जतदार और अच्छी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब समझो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, है ना, वो अमोनिया वाला, वही ले लेते हैं। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया और अभी हम ऐसा कर देते हैं, है ना, ठीक है। वैसे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन फिलहाल अभी हम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अभी हम थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन किया और उसने अमोनिया बनाई, ठीक है। या फिर एक काम करो, लिख लो, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि बेसिकली ये रिएक्शन ऐसे होती नहीं है। या फिर एक काम करो, इस रिएक्शन को ही मत लो, एक दूसरी रिएक्शन ले लो, है ना। साइंस की दृष्टि से जो गलत है वो गलत है, तो उसको मैं गलत नहीं पढ़ा सकता। ठीक, ये रिएक्शन ले लो। देखो, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है। अब देखो, कार्बन की जो फिजिकल स्टेट थी, पहले हम फिजिकल स्टेट देख रहे हैं ना, एक एक करके चलते हैं। तो फिजिकल स्टेट देखो, कार्बन की फिजिकल स्टेट क्या है, कार्बन की फिजिकल स्टेट सॉलिड थी, ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट गैस थी और CO2 की फिजिकल स्टेट गैस थी। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने फिजिकल स्टेट्स लिख दी। दूसरा, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। अच्छा, एक काम, पहले ये फिजिकल स्टेट्स मैं लिख देता हूं साइड में, कि अगर सॉलिड होगा तो S लिखेंगे, लिक्विड हुआ तो स्मॉल l लिखेंगे और गैस हुआ तो स्मॉल g लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी गैस के केस में हम ऐसा एरो भी बना देते हैं ना, अप एरो
और प्रेसिपिटेट के केस में सॉलिड अगर कुछ बन रहा है तो ऐसा डाउन एरो भी बना देते हैं, ठीक है। तो ये डाउन एरो या सॉलिड मतलब प्रेसिपिटेट कुछ बन रहा है, प्रोडक्ट में अगर कुछ सॉलिड बन रहा है और वो नीचे जाके अगर बैठ रहा है तो उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की फिजिकल स्टेट हमने लिख दी, ठीक है। अब देखो, कार्बन को जलाएंगे तो बेसिकली हीट एब्सॉर्ब होगी, है ना, यानी कि आपको हीट देना पड़ेगी शुरू में और बाद में कुछ निकलेगी। तो इसका यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हीट, कि भाई इसमें कुछ हीट जो है रिलीज होगी, ठीक है। आप जलाते हैं कोयले को, थोड़ा सा पहले हीट दी लेकिन फिर बहुत सारी हीट निकली तो अल्टीमेटली ज़्यादा हीट निकलेगी, इसलिए हमने कहा कि CO2 बनेगी और साथ में हीट निकलेगी, ठीक। अगला है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये पूरा का पूरा एक अलग से टॉपिक है जो हम अगली क्लास में देखेंगे। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है वो समझ लो, कि ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है और ये इक्वेशन का राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने कार्बन के एटम हैं उतने ही राइट साइड में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कार्बन कितने हैं, एक है, यहाँ पे भी कार्बन एक है, यहाँ पे कार्बन की, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 2 है। तो ये इक्वेशन नेचुरली बैलेंस्ड है, तो ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली हीट एब्जॉर्ब या रिलीज जो भी हुआ वो लिखना है, बैलेंसिंग करना है, फिजिकल स्टेट लिखना है और रिएक्शन कंडीशन लिखना है। अगर कोई रिएक्शन कंडीशन, कोई प्रेशर टेम्परेचर अगर कुछ हो तो वो भी आपको लिखना है। तो इन 4 तरह से आप जो है किसी भी इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। और इसको याद रखना है क्योंकि इस पर 1-2 बार आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि भाई हम हमारी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो हम हमारी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव इन 4 तरह से बना सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और है, उसको पढ़ के फिर इस क्लास को ख़त्म करते हैं। क्या है वो छोटा सा पॉइंट? वो छोटा सा पॉइंट ये है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो और ये मैं एक छोटा सा पॉइंट क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये भी 1-2 बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑब्जर्वेशंस ठीक है, वो ऑब्जर्वेशंस जो हमको बताएंगी कि हमारी या केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, या जो हम जो चाह रहे हैं, हमने 2 रिएक्टेंट आपस में मिलाए हैं तो क्या उन्होंने सच में रिएक्शन किया है या नहीं किया, ये हम कैसे पता लगाएंगे। कुछ ऑब्जर्वेशंस है जिनको ध्यान में रख के हम ये पता लगाएंगे। देख लो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है। तो पहला है चेंज इन फिजिकल स्टेट। दूसरा है चेंज इन कलर। तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है। ये भी एक क्वेश्चन, मतलब ये एक कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जाम में आया हुआ है कि भाई कैसे पता लगाओगे आप कि आपकी रिएक्शन हुई है या नहीं। तो इन 4 तरीकों से। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो गई तो आपने कहा कि केमिकल रिएक्शन होगी। इनमें से आपकी जो केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो इनमें से 1 या 2 या 3 या चारों पैरामीटर बदल सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि ये दो बदलेंगे तो ही या ये दो बदलेंगे, कुछ भी हो सकता है। बट अगर इन चारों में से कुछ होता है तो हम ये शंका कर सकते हैं, हाँ, या ये हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, क्या क्या है? चेंज इन फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, हाँ हो सकती है। आपने देखा था ना, कार्बन सॉलिड से वो इधर गैस बन गया था। फिजिकल स्टेट चेंज में और मे नॉट, जरूरी नहीं है कि होगा ही, हो सकता है। जैसे कि N2H2 और अमोनिया, तो वहाँ पे तीनों ही गैस थी, तो पहले और बाद में फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हुई, तो एक में फिजिकल स्टेट चेंज हुई, दूसरे में नहीं हुई, जरूरी नहीं है। बट अगर चेंज होती है तो हम ये कह सकते हैं कि शायद वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही हो। दूसरा, चेंज इन कलर। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो अपना कलर बदल लेते हैं, मतलब एक उनका डेफिनेट कलर होता है, उन्होंने रिएक्शन करके कुछ और बनाया तो कलर चेंज हो जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ गैसेस लाइक CO2, H2O, O2, N2, ये सब गैसेज ही ये निकलेगी, तो इनके अलग अलग टेस्ट हैं जिससे हम पता लगा लेंगे कि भाई गैस बनी या नहीं, तो उससे आपका वैल्यूशन ऑफ गैस पता चल जाएगा कि हो रहा है। और आखिरी में चेंज इन टेम्परेचर। कई बार होता है ना, कई बहुत सारी रिएक्शन, जैसे कि आपने कभी चूने में पानी मिलाया, अगर चूने में आपने पानी मिलाया और उसको देखो थोड़ी देर बाद अगर उस बर्तन को जिसमें आपने वो चूना रखा तो उसको टच करोगे तो बहुत गर्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो रिएक्शन है वो क्या है, बेसिकली वो एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जिसको हम आगे पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट निकलती है। तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि भाई रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो ये 4 तरीके ऑब्जर्वेबल चेंजेस हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो काफ़ी है आज के लिए, इतना ही। हमने 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें आज कवर की हैं। सबसे पहले फिजिकल चेंज, फिर केमिकल चेंज, फिर केमिकल इक्वेशन, है ना, और फिर 2 छोटे छोटे टॉपिक जिनमें हमने देखा है कि भाई कब केमिकल रिएक्शन हो रही है इसका पता लगाएंगे, और केमिकल इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ये हमने आज की क्लास में सीखा है। तो इन सब के नोट्स बनाओ, प्रॉपर रिवाइज करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।